आप सभी स्टूडेंट का मैं राकेश मेहरा इंडियन नेशनल मूवमेंट के इस पार्ट में हार्दिक स्वागत करता हूं। नेशनल मूवमेंट के इस पार्ट में आज हम कांग्रेस से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य को करेंगे। हेडिंग डाल दीजिए, कांग्रेस से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। इसमें हम वो बातें करेंगे जो आपके एग्जाम में काफी बार आई हुई है और इसकी चर्चा हम आगे नहीं करेंगे, इस कारण से मैं इनको यही बता दूंगा, क्योंकि आगे हम एक स्टोरी स्टार्ट करेंगे। उस स्टोरी के माध्यम से ही मैंने जब पहले पार्ट में आपको बताया था कि इस टाइप के क्वेश्चन बनेंगे, उनके साथ न्याय हम तभी कर पाएंगे। ये फैक्ट है, इनका आपने ध्यान में रखना है। जैसे आपके क्वेश्चन आया हुआ है कि कांग्रेस के सर्वाधिक अधिवेशन कहां पर हुए हुए हैं, कांग्रेस के अधिवेशनों की सर्वाधिक बार अध्यक्षता किसने की, कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी, पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी, सर्वाधिक अवधि तक रहने वाले अध्यक्ष कौन थे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, उन्हीं को बताने जा रहा हूं। फैक्ट है, याद रखने पर। आइए सबसे पहले लिखिए, कांग्रेस के सर्वाधिक अधिवेशन कलकत्ता में हुए। सर्वाधिक अधिवेशन कलकत्ता में हुए। दूसरा, कांग्रेस के अधिवेशनों की सर्वाधिक बार अध्यक्षता करने वाले व्यक्ति, ये कौन कौन थे? दो थे ये। एक तो थे जवाहरलाल नेहरू, दूसरा दादा भाई नौरोजी। इन दोनों ने तीन तीन बार की थी। एक बार तो आपके ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि दादा भाई नौरोजी ने कांग्रेस के कितने अधिवेशनों की अध्यक्षता की थी, तो तीन बार उसका आंसर था। मैं जिस तरीके से भी आपको बता रहा हूं, उस तरीके से आपने क्वेश्चंस को तैयार करना है। ध्यान रखिए। आपको ऐसा लगेगा कि यार ऐसे भी क्वेश्चन बन सकते हैं क्या, जैसे मैंने कहा कि दादा भाई नौरोजी ने कितने अधिवेशनों की अध्यक्षता की थी। अब आप कहोगे कि यार हर किसी का याद रखना पड़ेगा क्या? ऐसा जरूरी नहीं होता है। ये क्वेश्चन क्यों पूछा गया? क्योंकि सर्वाधिक बार इनके साथ शब्द जुड़ा हुआ है। तो इन्होंने तीन तीन बार की थी। तीन बार ही जवाहरलाल नेहरू ने की थी और तीन बार ही दादा भाई नौरोजी ने की थी। तीसरा, कांग्रेस का एकमात्र अधिवेशन जो गांव में आयोजित हुआ। एकमात्र अधिवेशन जो गांव में आयोजित हुआ। ये जो गांव में आयोजित हुआ था, ये फैजपुर अधिवेशन था। ये फैजपुर गांव का नाम है, ये एकमात्र था ये। और ये जो फैजपुर है, ये यदि हम राज्य की बात करें तो महाराष्ट्र में पड़ता है। आप नॉर्मल फैजपुर अधिवेशन के नाम से इसको ध्यान रखिए। और ये जो फैजपुर अधिवेशन था, इसकी जो अध्यक्षता की थी, ये की थी जवाहरलाल नेहरू ने, इसकी अध्यक्षता की थी। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए नेक्स्ट,
चौथा पॉइंट लिखिए, कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष। पहली महिला अध्यक्ष, तो कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी एनी बिसेंट। एनी बिसेंट, एनी बिसेंट के बारे में याद करो, हमने आधुनिक भारत में भी चर्चा की थी। एनी बिसेंट, इसके बारे में कुछ बातें हम करते हैं। एक तो इसका जो निक नेम है, इसे कहते हैं मद्रास की टॉम टॉम। मद्रास की टॉम टॉम के नाम से भी इसको जाना जाता है। ये हिंदुस्तान की नहीं थी, भारतीय नहीं थी, ये थियोसॉफिकल सोसाइटी के साथ जुड़कर ये आयरलैंड से आई थी। और थियोसॉफिकल सोसाइटी के बारे में याद करो, आधुनिक भारत में हमने बात की थी। तो इसका जो देश है वो आपने ध्यान में रखना है, ये है आयरलैंड। आयरलैंड की है ये। एक क्वेश्चन आता है कॉन्स्टिट्यूशन में आपके, नीति निर्देशक तत्व, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी का विचार किस देश से लिया गया है? आयरलैंड से। बहुत बार आता है। आइए, अब कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी, तो आपके ये क्वेश्चन पूछ लिया कि एनी बिसेंट ने कौन से अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। ऑब्वियसली बात है, पूछेगा, क्योंकि पहली महिला थी जिसने ये अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। तो इससे संबंधित जो अधिवेशन था ये था कलकत्ता अधिवेशन। और 1917 में अध्यक्षता की थी। सन वगैरह आपने ध्यान में रखना है, 1917 में। और 2 पत्रिकाएं निकालती थी ये, इनसे प्रमुख पत्रिकाएं जो निकलती थी। अब ये पत्रिकाओं वाले क्वेश्चन यहीं पर क्लियर हो जाएंगे आपके। एक तो कॉमनवेल्थ, ये नाम बाद में भी आएगा। दूसरा न्यू इंडिया। यहां एक बात ध्यान रखें, यंग इंडिया महात्मा गांधी की है, यंग इंडिया महात्मा गांधी की है, न्यू इंडिया एनी बिसेंट की है, गड़बड़ी मत कर देना। अब यहां पर यदि आपसे ये कह दे कि कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी, तो एनी बिसेंट। लेकिन यदि आपको कह दे कि कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष, क्योंकि ये भारतीय तो थी नहीं, तो आती है सरोजिनी नायडू। आइए, 5वां पॉइंट लिखिए, कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष। सरोजिनी नायडू। ये जो सरोजिनी नायडू है, इनका जो निक नेम है, इन्हें कहा जाता है भारत की कोकिला। भारत की कोकिला कहा जाता है। और इन्होंने 1925 में कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। दोनों अधिवेशनों के नाम पता होने चाहिए, सन पता होने चाहिए। कानपुर अधिवेशन, सरोजिनी नायडू। कांग्रेस की महिला अध्यक्षों के बाद में अब हम बात करेंगे कि सर्वाधिक अवधि तक रहने वाले कांग्रेस अध्यक्ष कौन थे। 6वां पॉइंट लिखिए, सर्वाधिक अवधि तक रहने वाले
कांग्रेस अध्यक्ष। सबसे ज्यादा अवधि तक कौन रहे थे, उनकी हम बात करेंगे, और ये थे मौलाना अबुल कलाम आजाद। मौलाना अबुल कलाम आजाद सबसे ज्यादा समय तक रहने वाले ये कांग्रेस अध्यक्ष थे। मैंने आपको पहले ही बताया था कि कांग्रेस अध्यक्ष का कार्यकाल कितना होता था। जैसे एक अधिवेशन हो गया तो जब तक दूसरा अधिवेशन नहीं होता तब तक वो कांग्रेस के अध्यक्ष बने रहते, और जैसे ही कोई अधिवेशन हो जाता आगामी तो फिर उनका कार्यकाल समाप्त हो जाता। लेकिन 1940 में रामगढ़ अधिवेशन हुआ था, उसके बाद में कई वर्षों तक अधिवेशन हुआ नहीं। इस कारण से अध्यक्ष पद पर मौलाना अबुल कलाम आजाद ही बने रहे, ये इसका एक कारण था। और ये जो मौलाना अबुल कलाम आजाद है, इनके बारे में एक और बात बता दूं, ये कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष थे। कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष, एक लाइन और लिख दीजिए। हाँ, एक बात और ध्यान रखना, मैं आजादी से पहले की बात कर रहा हूं। कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष। अब बहुत सारी बातें हैं पत्र पत्रिकाओं के संबंध में, हम बात करेंगे मौलाना अबुल कलाम आजाद के संबंध में। तो ये कुछ पत्रिकाएं निकालते थे, आप लिख दीजिए प्रमुख पत्रिका। अल हिलाल, ये 1912 में निकाली थी इन्होंने। ये जो अल हिलाल है, ये क्रांतिकारी गतिविधियों की घटनाओं से ओतप्रोत थी, उससे संबंधित थी। क्रांतिकारी भावना को जन्म देने वाले इसमें कुछ शब्द थे, इस कारण से ब्रिटिश सरकार ने इस पर रोक लगा दी थी। एक लाइन लिख दीजिए। क्रांतिकारी भावना से ओतप्रोत होने के कारण ब्रिटिश सरकार ने इस पर रोक लगा दी। जब इन्होंने रोक लगा दी तो फिर मौलाना अबुल कलाम आजाद ने एक अल ब्लोग नामक पत्रिका अगले ही साल वापस निकाल दी। तो एक पत्रिका का नाम और आपने ध्यान में रखना है, अल बलाग। तो मौलाना अबुल कलाम आजाद के बारे में यहां पर हम इतनी ही बात करेंगे, हालांकि समय समय पर इनकी बात आती रहेगी। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट लिखिए 7वां पॉइंट, आजादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष। कहने का मतलब है जब भारत आजाद हुआ था उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, मतलब 15 अगस्त 1947 को कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, तो उस समय जेबी कृपलानी थे। ये क्वेश्चन इसी रूप में पूछा गया है, जेबी कृपलानी। इसी तरीके से एक क्वेश्चन और पूछा गया है कि आजादी के बाद कांग्रेस का पहला अधिवेशन कब, कहां और किसकी अध्यक्षता में हुआ था, तो 48 में हुआ था। ये पट्टाभी सीताराम ये थे, पट्टाभी सीतारामैया उनकी अध्यक्षता में, और जयपुर में हुआ था। 8वां लिखिए, आजादी के बाद
कांग्रेस का पहला अधिवेशन 1948 में हुआ। स्थान था जयपुर, जयपुर में हुआ था ये, और इसके अध्यक्ष थे पट्टाभी सीतारमैया। पट्टाभी सीतारमैया इसके अध्यक्ष थे। क्लियर हुई सारी बात? आइए 9वें पॉइंट की तरफ चलते हैं हम। अधिवेशनों के संबंध में यदि हम देखें तो ये कुछ बातें यहीं पर कंप्लीट हो जाती है। अब यदि मैं कांग्रेस के महत्वपूर्ण तथ्यों को देखूं तो एक इंडियाज पेट्रियाज एसोसिएशन की स्थापना हुई थी 1888 में। इंडियाज पेट्रियाज एसोसिएशन की स्थापना, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना। और ये स्थापना हुई थी 1988, सॉरी माफी चाहूंगा मैं, 1888 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी। 1888 में सर सैयद अहमद खान के द्वारा। याद कीजिए, सर सैयद अहमद खान को बात कर चुके हैं हम इसके बारे में। मॉडर्न हिस्ट्री में हम इसको पढ़ते हैं, सर सैयद अहमद खान के द्वारा। आपको जानकर ये ताज्जुब होगा कि इसकी स्थापना कांग्रेस के विरोध में की गई थी, और आपके एग्जामिनर ने भी ये क्वेश्चन पूछा है, निम्न में से किसकी स्थापना कांग्रेस के विरोध में की गई थी? तो इंडियाज पेट्रियाज एसोसिएशन की स्थापना कांग्रेस के विरोध में की गई थी। एक लाइन लिख दीजिए, इसकी स्थापना कांग्रेस के विरोध में की गई थी। कांग्रेस के विरोध में की गई थी। एक बार आप इसे राइट डाउन कर दीजिए। एक इंडियन कॉन्फ्रेंस का कांग्रेस में विलय हो गया था, जिसके संस्थापक सुरेंद्रनाथ बनर्जी थे। एक लाइन लिख दीजिए, 9 पॉइंट। (1886) इंडियन कॉन्फ्रेंस का कांग्रेस में विलय। कांग्रेस में विलय हो गया था। इसके जो संस्थापक थे ये थे सुरेंद्रनाथ बनर्जी। पिछले पार्ट्स में हमने बात की थी ना इनके बारे में, सुरेंद्रनाथ बनर्जी। ये अब देखिए, कांग्रेस की स्थापना हुई तो इसके साथ ही उदारवादियों का प्रभाव बढ़ने लगा। मैं ये बताना चाहूंगा कि ये जो उदारवादी थे, वास्तव में इनके आंदोलन की पद्धति क्या थी? पेज के बीच में लिखना, उदारवादियों के आंदोलन की पद्धति ये क्या थी?
इनकी पद्धति को क्या नाम दिया गया था? उदारवादियों के आंदोलन की पद्धति। तो इनकी जो पद्धति का नाम था राजवाम बंध्य आंदोलन पद्धति। ये नाम याद रखना पड़ेगा, राजवाम बंध्य आंदोलन पद्धति। बड़ा अजीब सा नाम है, राजवाम बंध्य आंदोलन पद्धति। आप इसको ये भी कह सकते हो कॉन्स्टिट्यूशनल एजिटेशन, इंग्लिश में यदि कहना चाहो तो कॉन्स्टिट्यूशनल एजिटेशन भी इसको कहते हैं। अब हम बात करेंगे ये इसके तहत क्या काम करते थे, या मतलब इनके सिद्धांतों का आधार क्या था, क्या मूल बात थी इस आंदोलन पद्धति की। एक तो ये प्रशासन में भारतीयों की भागीदारी चाहते थे। इनका मानना यह था कि जो भी एडमिनिस्ट्रेशन है उसमें इंडियंस शामिल होने चाहिए, ये इनका उद्देश्य होता था। एक लाइन ऐसे करके लिखो, प्रशासन में भारतीयों की भागीदारी। एक तो ये चाहते थे कि ऐसा होना चाहिए कि प्रशासन में भारतीय शामिल हो। दूसरा, ये जनता में राजनीतिक जागरूकता पैदा करना चाहते थे। मतलब उन्हें पता तो लगे कि राजनीति में चल क्या रहा है। ये नहीं है कि अपने ही काम में लिप्त पड़े हैं और उन्हें पता ही नहीं पूरे देश में क्या हो रहा है, क्योंकि वही तो एक आधार है जो इसे बदलने की ताकत रखते हैं। नहीं तो ऑर्डर आया और मान लो क्या फर्क पड़ता है। तो जनता में राजनीतिक जागरूकता पैदा करना, ये इनका दूसरा सिद्धांत होता था। लिख दीजिए, जनता में राजनीतिक जागरूकता पैदा करना। ये इनका उद्देश्य हुआ करता था, राजनीतिक जागरूकता पैदा करना। तो ये राजवाम बंध्य आंदोलन पद्धति थी। एक बार राइट डाउन कर दीजिए। आइए नए पैराग्राफ से एक लाइन लिखिए, ऐसे करके लिखो, साथ साथ लिखते जाना। कांग्रेस की स्थापना के साथ ही कांग्रेस की स्थापना के साथ ही भारत में, अभी आपको बताई थी ना बात सारी, भारत में उदारवादी गुट का प्रभाव बढ़ने लगा। उदारवादी गुट का प्रभाव बढ़ने लगा। ये अपनी मांगों को प्रार्थना पत्र मतलब एप्लीकेशन, व शिष्टमंडल मतलब व्यक्तियों का समूह, व शिष्टमंडल, शिष्टमंडल का मतलब आप समझ गए, 5-6 लोग जाएंगे, चुना जाएगा उनको, और वो जाकर वहां पर बात करेंगे, भाई हमें ये अधिकार दीजिए या हमारी ये मांगे हैं, ये बात वो करेंगे। प्रार्थना पत्र व शिष्टमंडल के माध्यम से ब्रिटिश सरकार के समक्ष रखते थे। उनके सामने रखते थे। तो इस समय जो उग्रवादी थे वो भी धीरे धीरे उठने लगे थे, मतलब अपने जीवन की प्रारंभिक अवस्था में थे वो। तो उन्होंने उदारवादियों की इस प्रवृत्ति को राजनीतिक भिक्षावृत्ति कहा, पॉलिटिकल बेगिंग नाम दिया, कि तुम तो भिक्षा मांगते हो, भीख मांगते हो, देश तुम्हारा है, संसाधन तुम्हारे हैं, इनसे क्यों मांगना। उनकी ये प्रवृत्ति हुआ करती थी।
एक लाइन लिख दीजिए। उग्रवादियों ने इनकी इस प्रवृत्ति को राजनीतिक भिक्षावृत्ति नाम दिया। राजनीतिक भिक्षावृत्ति नाम दिया। आइए अब कई समितियां गठित हुई, उनकी बात करूंगा मैं। हेडिंग डाल दीजिए संबंधित समितियां। दो समितियां हैं, इन दोनों पे ही क्वेश्चन आए हुए हैं। संबंधित समितियां, एक समिति का नाम है भारतीय सुधार समिति। पहले लिखिए भारतीय सुधार समिति। मैं वापस रिपीट कर दूं, ये इंपॉर्टेंट है। दादा भाई नौरोजी ने इसकी स्थापना की थी बंबई के अंदर। 1887 में स्थापित हुई थी ये। एक लाइन लिख दीजिए, पहले ऐसे सिंपल बना दीजिए। स्थापना 1887 में। डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। स्थान बंबई और दादा भाई नौरोजी के द्वारा। दादा भाई नौरोजी की भी डिटेल आगे चलकर आपके सामने आ जाएगी। और इसका उद्देश्य यही होता था कि उदारवादियों की मांगों को पूरा करवाना। उदारवादी जो डिमांड करते थे, अधिकारों की मांग करते थे, उनको पूरा करवाना। कि मांगों को पूरा करना, ये इनका उद्देश्य हुआ करता था। इसी तरीके से एक कमेटी और हुआ करती थी, ब्रिटिश कमेटी ऑफ इंडिया। ब्रिटिश कमेटी ऑफ इंडिया ये विदेश में स्थापित हुई थी। इस पे भी क्वेश्चन आए हुए हैं। ब्रिटिश कमेटी ऑफ इंडिया ये आई। और ये जो ब्रिटिश कमेटी ऑफ इंडिया है, इसकी स्थापना हुई थी 2 साल बाद 1889 में। लेकिन ये लंदन में स्थापित हुई थी। और ये एक एग्जाम में ये क्वेश्चन आया हुआ है। लंदन में हुई थी, अंग्रेज ने की थी विलियम डिग्बी के द्वारा। विलियम डिग्बी के द्वारा ब्रिटिश कमेटी ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी। और इसके अलावा ये जो कमेटी है, ब्रिटिश कमेटी ऑफ इंडिया, ये एक पत्रिका निकालती थी, उसका नाम इंडिया था। पत्रिका इंडिया। आपके यहां जो क्वेश्चन बनता है वो ये बनता है कि इंडिया नामक पत्रिका कौन सी समिति निकाला करती थी? तो ब्रिटिश कमेटी ऑफ इंडिया इंडिया नामक पत्रिका निकाला करती थी। और इसका जो उद्देश्य होता था वही कांग्रेस को आगे बढ़ाना, कांग्रेस के लिए समर्थन प्राप्त करना और भारतीय मामले जो भी होते थे उनको लंदन में ब्रिटिश सरकार से अवगत करवाना। क्योंकि भारत के जो मामले यहाँ होते थे, ब्रिटिश सरकार लंदन में बैठती थी, उनको अवगत करवाना। आप कह सकते हो कि ब्रिटिश सरकार और भारतीय मांगों के बीच में एक पुल था ये। तो उद्देश्य में पहला लिखिए, कांग्रेस के लिए समर्थन प्राप्त करना। कांग्रेस के लिए समर्थन प्राप्त करना। दूसरा,
भारतीय मांगों को लंदन में ब्रिटिश सरकार तक पहुंचाना। मैंने कहा ना कि पुल का काम करते थे, भारत की जो डिमांड्स होती थी और ब्रिटिश सरकार होती थी उसके बीच में पुल का काम करती थी। एक बार राइट डाउन कर दीजिए। अब हम बात करेंगे उदारवादियों की प्रमुख उपलब्धियां। आइए हेडिंग डाल दीजिए, उदारवादियों की प्रमुख उपलब्धियां। एक एक्ट पारित हुआ था 1892 में। पहला लिखिए, भारतीय परिषद अधिनियम, इंडियन काउंसिल एक्ट। (1892) पारित हुआ। कहने का मतलब है कि उदारवादियों के प्रयासों से भारतीय परिषद अधिनियम 1892 में पारित हुआ था। क्या था इस अधिनियम में? इस अधिनियम में यह था कि भारतीयों को राजनीति के क्षेत्र में कुछ विशेष अधिकार दिए गए। मतलब आप ये चुनाव लड़ सकते हो, इस तरीके का थोड़ा सा उनको आप ये कह सकते हो कि अधिकार दिए गए। एक लाइन लिख दीजिए, इसके तहत भारतीयों को राजनीति के संबंध में कुछ विशेष अधिकार दिए गए। राजनीति के क्षेत्र में या राजनीति के संबंध में कुछ विशेष अधिकार दिए गए, या भारतीयों के राजनीतिक अधिकार का क्षेत्र विस्तृत हुआ। भारतीयों के राजनीतिक अधिकार का क्षेत्र विस्तृत हुआ, फैलाइए। तो भारतीय परिषद अधिनियम के तहत 1892 के तहत भारतीयों में राजनीतिक विकास को आगे बढ़ाया गया। दूसरा, अब ये जो भारत पर जो खर्चा करते थे उसके लिए एक आयोग का गठन किया गया। भारतीय खर्चे की व्याख्या के लिए, कहने का मतलब है कि भारत पर कितना खर्चा किया जा रहा है, भारतीय खर्चे की व्याख्या के लिए बेलबाई आयोग का गठन किया गया। बेलबाई आयोग, आपसे यहां पर इस तरीके से क्वेश्चन बन जाते हैं कि ये जो बेलबाई है, बेलबाई आयोग का संबंध किससे रहा? तो भारतीय खर्चे की व्याख्या करने के लिए नेशनल मूवमेंट के काल में ये एक आयोग गठित किया गया था। और लंदन और भारत में सिविल सर्विसेज की परीक्षा एक साथ जो आयोजित की गई उसका श्रेय भी उदारवादियों को दिया जाता है। तीसरा लिख दीजिए, लंदन व भारत में सिविल सर्विसेज की परीक्षा
एक साथ आयोजित की जाने लगी। पहले ये अलग अलग होती थी, एक साथ आयोजित की जाने लगी। सिविल सर्विसेज के संबंध में दो क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण बन जाते हैं। एक तो सिविल सर्विसेज को पास करने वाला पहला भारतीय सत्येंद्रनाथ टैगोर। इस तरीके से स्टार डाल के लिखिए। सिविल सर्विसेज की परीक्षा पास करने वाला पहला भारतीय ये थे सत्येंद्रनाथ टैगोर। सत्येंद्रनाथ टैगोर थे, पहला भारतीय था सिविल सर्विसेज की परीक्षा को पास करने वाला। अब सुरेंद्रनाथ बनर्जी के साथ भी एक फैक्ट जुड़ा हुआ है। 1869 में ये पास हुए थे, लेकिन तकनीकी कारणों के कारण इन्हें सिविल सेवा की परीक्षा से बाहर कर दिया गया था, बर्खास्त कर दिया गया था। एक लाइन लिखो, फिर बताता हूं एक बात और। सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने 1869 में सिविल सर्विसेज की परीक्षा पास की थी। लेकिन तकनीकी कारणों से इन्हें बर्खास्त कर दिया गया था या बाहर निकाल दिया गया था। आपके एग्जामिनर ने यही क्वेश्चन पूछा है कि निम्न में से किसे सिविल सर्विसेज की परीक्षा से बर्खास्त कर दिया गया था, तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी थे। ये दो क्वेश्चन पेट है जो बहुत बार आते हैं। राइट डाउन करो इन्हें। तो दोस्तों, आज हमने कांग्रेस से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों के साथ साथ विभिन्न प्रकार की समितियों पर चर्चा की, जो कि कांग्रेस के डेवलपमेंट से संबंधित थी, उसको आगे बढ़ाने से संबंधित थी। ये सब बातें आपके एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। एक राजवाम बंध्य आंदोलन पद्धति जो है, इसको बहुत गंभीरता से लें। जब हम उदारवादियों की बात करेंगे तो भी इसी तरीके की बात हमारे सामने आएगी। तो अगले पार्ट में हम प्रमुख उदारवादी नेताओं पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। आप सभी को मेरा नमस्कार।